Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering the modern history. Today's topic is part 2 of the advent of Europeans in India. अब देखिए बच्चों, कल के टॉपिक में हम लोग कल जो लेक्चर लिया था हम लोगों ने वहां पे जो है पुर्तगीज सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, मींस अराइवल ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया एंड अराइवल ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट इन इंडिया। इन दो टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था। आज जो है हम कवर करेंगे फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में, डच सेटलमेंट के बारे में एंड डेनिश सेटलमेंट के बारे में। अब देखिए ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, जहां जहां फ्रेंच सेटलमेंट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जहां जहां ये सिंबल आपको देखने को मिल रहा है वहां पे फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट है। देन डच ट्रेडिंग पोस्ट जो है, ये जो आपको फ्लैग का सिंबल देखने को मिल रहा है यहाँ पे है। एंड डेनिश सेटलमेंट का सिंबल जो है ये देखने को आपको मिल रहा है। जब हम फ्रेंच सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है माहे 1725 मीन्स आप अब ये सीक्वेंस में जो है पूरा देखिए बहुत ही क्लियर इमेज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। जहां जहां ये फ्रेंच सेटलमेंट का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, मैं आपको जो है बताते जा रही हूँ। देखिए 1725 में जो है माहे में फ्रेंच सेटलमेंट जो है हुआ था, मीन्स आप कह सकते हैं फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट जो है स्टैब्लिश की गई थी। देन चंद्रनगर की आप बात करें यहाँ पे देखिए 1675 में। देन यहाँ देखिए यनम में आपको देखने को मिल रहा बच्चों 1725 में। पुदुचेरी में जो है 1674 में। देन करिकाल में जो है 1739 में आपको देखने को मिल रहा है। एंड 1673 में जो है बच्चों यहाँ आपको श्रीलंका वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जब हम डच सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए ये जो सिंबल है आपको डच सेटलमेंट का देखने को मिल रहा है यहाँ। Just wait for few seconds. फाइन, चलिए देखिए डच सेटलमेंट वाला यहाँ 1669 में आपको कोचिन में देखने को मिल रहा है। 1656 में कोलंबो, श्रीलंका वाला पार्ट अगर अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं, इंडिया के पार्ट को कवर करते हैं तो देखिए मसूलीपट्टनम में 1616 में जो है डच सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है। चिंसुरा में देखिए 1625 में है। देन पुलिकट में जो है 1600 में है। इन द सेम वे आपको जो है डेनिश सेटलमेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप सीरमपुर में देख सकते हैं 1675 में जो है डेनिश सेटलमेंट आपको इजीली देखने को मिला। देन ट्रैंकोवर की हम बात करते हैं 1620 में जो है फ्रेंच डेनिश सेटलमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसमें जहां जहां जो लोकेशन लिखा हुआ है, जिस एरिया में लिखा हुआ है एंड कौन सी यूरोपियन पावर का वो ट्रेडिंग सेटलमेंट है, ट्रेडिंग पोस्ट है, उसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में एंड अदर स्टेट एग्जाम्स में जो है सब में ये पूछ लेता है कि ये जो है XYZ इंग्लिश सेटलमेंट जो है कहाँ पे कब स्टैब्लिश किया गया था इस जगह पे, या फिर जो है आपसे पूछ लेगा कि सपोज कि आप सूरत वाला हम देख रहे हैं इंग्लिश सेटलमेंट वाला, तो सूरत में इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट जो है किस ईयर में स्टैब्लिश की गई थी। देखिए कहीं पे आपको 1612 मेंशन मिलेगा, कहीं पे जो है 1613 आपको मेंशन हुआ मिलेगा। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। देखिए अब हम जो है हम लोगों ने पुर्तगीज और इंग्लिश वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम कवर करेंगे डच सेटलमेंट्स इन इंडिया और यू कैन से अराइवल ऑफ द डच इन इंडिया जो है हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए डच जिस प्रकार से पुर्तगीज और यूरोप ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया में ट्रेडिंग सेंटर्स को स्टैब्लिश किया था, इन द सेम वे जो है डच, फ्रेंच, डेन्स इन सब के द्वारा जो है आपको इंडिया में जो ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए हुए मिलेंगे। अब यहाँ से जो है ये जो स्लाइड आपको देखने को मिल रहा है, इस स्लाइड से जो है 3-4 क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपसे सीधे पूछ लेगा कि आप जो है एक्सप्लेन कीजिए कि किस प्रकार से डचों का अराइवल या फिर आगमन जो है भारत में होता है। तो सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनके जो डच ईस्ट इंडिया जो इन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की थी उसका क्या नाम था, कब फॉर्म हुआ था, या फिर जो है इन्होंने जो है कौन कौन सी रीजन को अपने कंट्रोल में लिया था, किसको हराया था एंड कहां कहां अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश किया था। अब देख सकते हैं कि पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट डच सिटीजन टू अराइव इन इंडिया। तो कॉर्नलिस डी हुटमैन जो है ये पहले डच सिटीजन थे जो भारत में आते हैं। देन
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं, जो कि फॉर्म हुआ था 1602 में। अब देखिए यहाँ पे जो नाम देखने को, ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है, एंड उसके बाद 1602 जो लिखा हुआ है, सीधा सीधा आप दो क्वेश्चन खुद ही जनरेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुआ था, 1602 में। दूसरा क्वेश्चन ये कि डचों के द्वारा कौन सी कंपनी 1602 में भारत में फॉर्म की गई थी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हम वर्निक्ड ओशेंडिस कंपनी भी कहते हैं, या फिर वीओसी भी कहा जाता है। देखिए जब डच भारत में आते हैं तो ये जो है पुर्तगालियों को हराते हैं, एंड उसके बाद भारत में जहां जहां स्पाइसेस यानी कि मसालों को जो है ग्रो किया जाता है, उन सभी रीजन्स को जो है ये डच अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दिस, कहाँ कहाँ पे जो है इनके द्वारा ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किया गया था। देखिए गुजरात में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, इन 4 जगहों पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि डचों के द्वारा जो है ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए गए थे। एंड देयर आर सम अदर रीजन्स आल्सो जहां पे डच के द्वारा ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किए गए थे। अभी थोड़ी देर में हम देख लेते हैं। देखिए अब पहला जो है यहाँ से क्वेश्चन, ये जो स्लाइड आपको देखने को मिला, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, एंड यू कैन इजिली जनरेट क्वेश्चन कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पहली डच फैक्ट्री जो है भारत में कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में। देखिए फर्स्ट डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में जो है 1605 में स्टैब्लिश की गई थी। कुछ अदर डच फैक्ट्रीज हैं, देखिए पुलिकट में 1610 में बच्चों स्टैब्लिश किया गया था। देन सूरत की हम बात करते हैं, 1616 में स्टैब्लिश किया गया था। देन कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचिन। मैप में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैप में देखा था कि कहाँ कहाँ पे जो है डचों के द्वारा फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी। अभी आप लोगों को याद हो जाएगा कि मसूलीपट्टनम में 1605 में स्टैब्लिश किया गया था, पुलिकट में 1610 में, देन सूरत में 1616 में, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम एंड कोचिन, इन सभी जगह पे जो है डचों के द्वारा फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज दिस की पहली डच फैक्ट्री जो बंगाल में स्टैब्लिश की गई थी वो कहाँ स्टैब्लिश की गई थी एंड कब स्टैब्लिश की गई थी। पिपली में स्टैब्लिश किया गया था, पिपली में 1627 में बच्चों इस फर्स्ट डच फैक्ट्री को बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए यहाँ से जो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग कि बता दे रही हूँ आप लोग की कौन कौन से स्लाइड से जो कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो दैट आप जो है इजीली जो है उन क्वेश्चंस को जनरेट कर सके। एंड जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए तो आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा वो क्वेश्चन मैंने पहले ही जनरेट करके रखा हुआ है। द डच मोस्टली, देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि स्पाइसेस भारत में जहां जहां मसालों को ग्रो किया जा रहा था उन सभी लोकेशन को जो है उन सभी एरियाज को जो है डचों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो आप देख सकते हैं कि डच जो है बेसिकली ट्रेड किस में कर रहे थे, स्पाइसेस में। इंडिगो, रॉ सिल्क, राइस, ओपियम, इन सभी चीजों का जो है ट्रेड डचों के द्वारा किया जा रहा था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वो कौन है जिन्होंने जो है कौन से यूरोपियन पावर के द्वारा जो है भारत को जो है सबसे पहले आप कह सकते भारत को जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के रूप में बनाए, तो ये डच ही थे, डच ट्रेडर्स ही थे जिन्होंने जो है इंडिया को एक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में जो है क्रिएट कर दिया। पुलिकट जो है इनिशियली इनका मेन सेंटर था 1602 में, आगे चल करके इस पुलिकट की जगह पे जो है मेन सेंटर इनका नागापट्टिनम में हो गया। Then there are some other points related to the Dutch। देखिए 1741 की हम बात करते हैं तो जो ट्रेवेंकोर के रूलर रहते हैं मार्टन वर्मा, इन्होंने जो है इन डचों को जो है बैटल ऑफ कोलाचल में जो है हरा दिया था। उसके बाद 1759 की बात करते हैं, 1759 में ये डच जो है ब्रिटिशर्स के हाथों हारे जाते हैं बैटल ऑफ बेदारा में। और जिसका देखिए जो ये डच ब्रिटिशर्स के द्वारा हराए जाते हैं, उस आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी को लीड कौन कर रहा था, उस ब्रिटिश आर्मी को बच्चों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लीड किया जा रहा था। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बन रहा है, एक क्वेश्चन तो इस लाइन से इससे बना सकते हैं एंड एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा क्या है कि 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल में किसने जो है कहाँ के रूलर ने डचों को हराया था, तो ट्रेवेंकोर के जो रूलर थे, किंग थे मार्टन वर्मा, उनके द्वारा जो है बैटल ऑफ कोलाचल में जो है डचों को हरा दिया गया था 1741 में। वही जब हम बात करते हैं 1759 की,
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बैटल ऑफ बेदारा में जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लीड किया जा रहा था, वो किस ईयर में जो है डचों को जो है यहाँ पे हराया गया था। तो 1759 में। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बैटल ऑफ बेदारा कब हुआ था, 1759 में। किसके किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बेदारा वॉज फॉट बिटवीन द डच एंड ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश आर्मी वॉज लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है पुर्तगीज का जो है डिक्लाइन होता है भारत में। उसी प्रकार से सम कंडीशंस जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हैं सिचुएशन जिसकी वजह से डचों का भी जो है पतन हो जाता है भारत से। मींस डच भी जो है एट द एंड आपको देखने को मिलेगा कि भारत से जो है फाइनली बाहर चले जाते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से जो है डच का डिक्लाइन हुआ भारत में? फर्स्ट थिंग इज दिस इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन जो है इनके पास बहुत ज्यादा अब पैसा नहीं रह गया था कि बिकॉज विदाउट मनी जो है ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते थे। एंड सेकंड थिंग इज जो सेंट्रलाइजेशन, यानी हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, केंद्रीकरण। जहां अब सिर्फ यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हम बात नहीं करेंगे, कहीं भी अगर किसी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे अगर सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो देखिए जहां भी सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां पे आपको देखने को मिलेगा वो पार्टी हो या फिर वो कंपनी हो ज्यादा दिनों तक जो है सरवाइव नहीं कर पाती है। तो देखिए इकोनॉमिक कंडीशन उनकी खराब हो गई थी एंड जो सेंट्रलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि इनका जो है डिक्लाइन कर गए। देन स्पाइस ट्रेड, हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया कि डच जो है भारत में जहां जहां स्पाइस मसालों को जो है ग्रो किया जा रहा था उन एरियाज को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो डोमिनेंस ऑफ स्पाइस ट्रेड भी जो है एक वजह बना डचों के पतन होने का। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो डच नेवी थी वो ब्रिटिश नेवी के कंपैरिजन में जो है बहुत ही वीक थी। एंड ये सभी के सभी जो है रीजन बने कि डच जो है कोलैप्स हो जाते हैं। अब देखिए, अब पीटी में जो है सीधा सीधा पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि वो कौन कौन सी रीजन थे, या फिर आप कह सकते हैं ABCDE के फॉर्म में भी आजकल क्वेश्चन जनरेट किया जा रहा है। पूछ लेगा कि कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जो है डच कोलैप्स कर जाते हैं भारत में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। या फिर मीन्स में अगर ये लिख दे कि 2 लाइन का जो है आपको आंसर देना है, मीन्स आप कह सकते हैं 20 to 40 वर्ड में जो है आपको आंसर लिखना है। तो आपके सामने क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिक्लाइंड इन इंडिया। तो ये सभी रीजंस थे। इकोनॉमिक कंडीशन आप कह सकते हैं, देन हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्पाइस ट्रेड में जो है उनका जो बेसिकली जो स्पाइस ट्रेड पे ही वो फोकस कर रहे थे। एंड डच नेवी जो है इंग्लिश नेवी ब्रिटिश नेवी के कंपैरिजन में जो है वीक थी। अब देखिए, हम लोगों ने पुर्तगीज देन ब्रिटिश देन हम लोगों ने जो है डच को कंप्लीट कर लिया। अब डेन्स और फ्रेंच जो है हमें पढ़ने बाकी है एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ डेन्स इन इंडिया। अब देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये डेन्स हम किसको कहते हैं या फिर डेनिश किसको कहते हैं? जो डेनमार्क के लोग हैं, डेनमार्क के पीपल को ही जो है हम डेनिश या फिर डेन्स कहा जाता है, डेन्स कहते हैं। जो डेनिश शिप थी वो जो है थरंगमबाड़ी में जो है भारत में 1620 में पहुंचती है। अब देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने रिमेनिंग यूरोपियन पावर्स का जो है देखा कि कहाँ कहाँ वो अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टैब्लिश कर रहे थे, उसी प्रकार से हम डेन्स के बारे में भी देखेंगे जो कि जो है डेनमार्क के लोग थे। अब देखिए, कहाँ कहाँ इनकी कॉलोनीज थी डेन्स की इंडिया में। ट्रैंकोबर में, तमिलनाडु में, देन सीरमपुर। ये सीरमपुर बंगाल जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डेनिश कॉलोनीज जो भारत में थी वो कहाँ कहाँ थी? ट्रैंकोबर तमिलनाडु, देन सीरमपुर जो है बंगाल में थी, निकोबार आइलैंड। अब देखिए, इन्होंने जो ये सीरमपुर बंगाल आपको देखने को मिल रहा है, इसको जो है डेन्स ने जो है अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। अब देखिए, अब ये जो डेन्स थे ऐसे ही नहीं भारत में आ जाते हैं। एक्चुअली जो है बेसिकली जो डच एक एडवेंचरर था मार्करिश डी बुशोवर, उसकी वजह से ही जो है ये डेन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, क्या रीजन था? एक डच एडवेंचरर था मार्करिश डी बुशोवर, इसने क्या किया? इसने कहा कि जो कोई भी जो है मीज जो भी इस डचों को जो है मिलिट्री आप कह सकते हैं
असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा या फिर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा पुर्तगीज के खिलाफ। देखिए अब ये डच जो है इनको पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो कोई भी हमें मदद करेगा उसको जो है हम सभी ट्रेड्स में जो है मोनोपोली प्रोवाइड कर देंगे। अब इस चीज को देख करके ये जो इसने ऑफर दिया इसकी वजह से ही एक्चुअली डेनिश इन्वॉल्वमेंट भारत में हो जाता है। डेनिश जो है इंडिया में अराइव करते हैं। देखते हैं हम आगे वो कौन से कैसे इसको डेन्स को परमिशन मिलता है। ये तो आप लोग को पता चल गया कि डेनिश डच एडवेंचरर जो थे मार्केट डी बुशवर, उसके ही वजह से एक्चुअली डेन्स का जो है इन्वॉल्वमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है। अब देखिए ये जो डच एडवेंचरर था इसने क्या किया, इसने जो है अपील किया किससे, जो डेनमार्क नॉर्वे के किंग थे क्रिश्चियन फोर, इससे जो है इसने अपील की और क्रिश्चियन फोर को जो है इसने कन्विंस कर लिया कि ठीक है हम आपको जो है जो उसने ऑफर दिया था कि इंडियन सभी जो ट्रेड्स होंगे वहां पे जो है आपकी मोनोपोली हो जाएगी। इससे जो डेनमार्क नॉर्वे के रूलर थे क्रिश्चियन फोर वो एग्री हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या किया 1616 में जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ग्रांट परमिशन दे दिया कि हाँ आप एक अपनी कंपनी जो है भारत में स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए अब मोनोपोली ऑन द ट्रेड बिटवीन द डेनमार्क एंड एशिया फॉर 12 ईयर्स। अब देखिए जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते हैं लंदन के ईस्ट में जो है 15 सालों तक जो है ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी, उसी प्रकार से जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी जो है किंग क्रिश्चियन फोर्थ है इनके द्वारा जो है परमिशन दे दी जाती है कि आपको मैं मोनोपोली देता हूँ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जो है ट्रेड करेंगे डेनमार्क और एशिया के बीच में आने वाले 12 सालों तक 12 ईयर्स तक जो है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए सिरमपुर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सिरमपुर जो है बंगाल में है जिसको हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब देखिए सिरमपुर मिशन प्रेस की हम बात करते हैं, इसको जो है सिरमपुर में स्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा, डेनिश मिशनरीज के द्वारा 1799 में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके पीटी के लिए क्या बनता है कि सिरमपुर मिशन प्रेस कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, सिरमपुर में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था, ये डेनिश मिशनरीज के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था, 1799 में। तो 3 क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के अलावा अभी हम लोगों ने जितनी भी पढ़े सबको जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा कि सब फेल हो गए इंडिया में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। इन द सेम वे डेन्स भी जो है अल्टीमेटली एट द एंड जो है आपको देखने को मिलेगा ये अपने आप को जो है कह सकते हैं फेल टू स्टैंड देमसेल्व्स इन इंडिया में जो है अपने आप को जो है इससे स्थापित नहीं कर पाते हैं। एंड फिर 1845 की बात हम करेंगे तो 1845 आते आते ये जो डेन्स थे इन्होंने जो भी इनके सेटलमेंट्स थे वो ब्रिटिशर्स को जो है बेच करके यहाँ से चले जाते हैं। तो देखिए उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। पार्ट 2 जो इसका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट 1 है उसको जरूर आप लोग देखिएगा, बिकॉज वो पार्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले वो लेक्चर है कि पुर्तगीज का कैसे अराइवल होता है, देन ब्रिटिश का कैसे अराइवल होता है, वो कौन कौन सी रीजंस थे जिसकी वजह से लोग जो ये यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे थे। अब देखिए अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया की जब हम बात करते हैं, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जो है डच और डेन्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम फ्रेंच के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रेंच जो है भारत में आने वाले सबसे लास्ट यूरोपियन पावर्स रहते हैं। द फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया एंड दस आल्सो द लास्ट टू फीचर ऑन द लिस्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब देख सकते हैं आप 1664 में जो है ये फ्रांसीसी जो है फ्रेंच जो है भारत में आते हैं। अब कैसे आते, देखिए वो किसकी वजह से, किसकी एफर्ट की वजह से जो है ये फ्रेंच भारत में आते हैं। देखिए लुइस 14 की जब हम बात करते हैं, जो फ्रांस के जो रूलर थे लुइस 14, उनके समय में जो है उनका एक मिनिस्टर रहता है कोलबर्ट। ये देखिए जो कोलबर्ट नाम है, ये लुइस 14 जो नाम है, इससे जो है अभी थोड़ी देर बाद हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि इससे जो है 2 क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएस में एंड यूपीएससी में आए हुए हैं।
और देखिए 1664 भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा जो है यूरोपियन पावर है जो लास्ट में इंडिया में आते हैं, तो फ्रांसीसी है यानी कि फ्रेंच है। देन कब आते हैं, 1664 में आते हैं। उसके बाद जो है सॉरी, अभी हम देखते हैं कि कब आते हैं वो। क्या कहते हैं, लुइस 14 की जब हम बात कर रहे थे कि जो रूलर रहते हैं लुइस 14, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। लुइस 14 की जब हम बात कर रहे थे तो लुइस 14 जो रूलर थे वहां के फ्रांस के, तो उनके समय में एक मिनिस्टर था कोलबर्ट। उसके ही एफर्ट से जो है आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी भारत में स्टैब्लिश की जाती है। अब देखिए, क्योंकि राजा के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि ये कंपनी उनके मिनिस्टर की एडवाइस पे ही लुइस 14 ने इस कंपनी को स्थापित करने के लिए जो है लुइस 14 ने परमिशन दिया था। सिंस ये कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जा रही थी, गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा था एंड गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था। तो ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा बच्चों, ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही, यही जो है फ्रांसीसियों के जो है पतन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है भारत में। क्योंकि किसी चीज को अगर कोई चीज जो है कंप्लीटली जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो डिक्लाइन हो जाएगी। Then the first French factory in India was established at Surat in 1667। तो देख सकते हैं आपकी 1667 में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश की गई थी। कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी बच्चों, वो सूरत में स्टैब्लिश किया गया था। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत इन 1667। अब किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, देखिए हर पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांकोइस कैरन के द्वारा जो है सूरत में 1667 में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। उसके बाद मसूलीपट्टनम में जो है स्टैब्लिश की जाती है 1669 में। और किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, मरकारा के द्वारा जो है स्टैब्लिश की जाती है। अब देखिए, जो मसूलीपट्टनम में मरकारा ने 1669 में सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था, वो किसकी परमिशन से स्टैब्लिश किया था, कोई रूलर होगा जिसकी परमिशन से ये स्टैब्लिश करेंगे फैक्ट्री। देखिए, जो गोलकुंडा के रूलर थे, गोलकुंडा के रूलर की परमिशन से जो है मसूलीपट्टनम में मरकारा के द्वारा जो है 1669 में एक फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके, फिर देखिए मेंस के लिए तो सीधा सीधा आपको जो पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस प्रकार से फ्रांसीसियों का जो है भारत में आगमन होता है। अब जब हम पीटी के लिए पूछते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सी लास्ट यूरोपियन से जो भारत में यूरोपियन पावर थे जो भारत में अराइव करते थे, तो फ्रेंच थे। देन वो कौन सा रूलर था जिसने जो है कोलबर्ट को जो है परमिशन दिया था कि हाँ फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को स्टैब्लिश किया जाए, तो लुइस 14 था। या फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि लुइस 14 का वो कौन सा मंत्री था जिसने जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को जो है स्टैब्लिश करवाने में जो है जिसका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो वो कोलबर्ट था। या फिर जो कौन सी फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री भारत में कहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी, सूरत में स्टैब्लिश की गई थी, कब की गई थी, 1667 में की गई थी। किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है, मसूलीपट्टनम में किया जाता है। कब किया था, 1669 में। एंड किसके द्वारा, मरकारा के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ट्रेडिंग पोस्ट। अब देखिए, जिस प्रकार से रिमेनिंग यूरोपियन पावर्स का हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार से जो हम फ्रांसीसियों का भी देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपने ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश किया था। देखिए, चंद्रनगर में जो है इन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल थे शस्ता खां, इन्होंने जो है एक जगह दी थी इनको फ्रांसीसियों को, तो वहां पे जो है इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश कर लिया चंद्रनगर में। 1690 की जब हम बात करते हैं तो इन फ्रांसीसियों ने क्या किया, आखिर जो चंद्रनगर नवाब ऑफ बंगाल के द्वारा इनको दिया गया था एक ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश करने के लिए, इन फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को जो है कैप्चर कर लिया, एज वेल एज गवर्नर जो शस्ता खान था नवाब ऑफ बंगाल और कह सकते हैं गवर्नर था बंगाल का, उससे जो है इन लोगों ने चंद्रनगर को छीन लिया। देन देयर वर अदर प्लेसेस जहां पे जो है फ्रांसीसियों के द्वारा जो है इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की गई थी। वो कौन कौन सी थी, करिकाल, बालासोर, माहे एंड कासिम बाजार। देखिए, इनिशियली जो है
देखिए इनिशियल में जो है हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। इनिशियली जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैप के थ्रू, वहां उस मैप को एक बार फिर से मैं बोलूंगी, जब भी आप लोग इस सेशन को सुनिएगा उस मैप को जरूर याद कर लीजिएगा, सो दैट ये जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि किस यूरोपियन पावर के द्वारा कहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किया गया था, तो एक मैप से ही आप लोग को याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। देख सकते हैं आपका रिकाल, बालासोर, देन कासिम बाजार, इन सभी जगह पे जो है फ्रांसीसियों के द्वारा एक ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों डुप्लेक्स। ये देखिए डुप्लेक्स नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है डुप्लेक्स से आपके लिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये बन रहा है कि डुप्लेक्स जो है किस यूरोपियन पावर का गवर्नर था। तो देखिए फ्रेंच गवर्नर था ये डुप्लेक्स। भारत में कब आता है? 1742 में आता है। तो याद रखिएगा आप लोग, अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742। अब यहाँ से जो जैसे ही भारत में ये डुप्लेक्स पहुंचता है 1742 में, तब आपको देखने को मिलेगा कि इन फ्रांसीसियों में और इंग्लिश में जो है लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई जो है आपको एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट में देखने को मिलेगा, मीन्स कर्नाटिक वार में देखने को मिलेगा। इस कर्नाटिक वार के बारे में जो है हम लोग बच्चों आने वाले सेशन में डिस्कशन करेंगे। और इस कर्नाटिक वार में आपको देखने को एट द जो ये कर्नाटिक वार्स होती हैं उसका रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्रांसीसी जो है बहुत ही बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथों में ये हारे जाते हैं। चलिए आज का जो भी थियोरी सेक्शन था हमारा, पुर्तगीज, इंग्लिश, डच, डेन्स, फ्रांसीसी, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैंने घटना चक्र से कवर किया है, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसका जवाब आप सभी बच्चों को आता होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने के बाद 30 सेकेंड का समय आप लोग को दूंगी मैं। एक पेपर जरूर, पेपर और पेन लेकर के आप लोग बैठिएगा, सो दैट मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जो है एक बार उस पेपर पे जरूर लिख लीजिए कि हाँ कौन सा आंसर आप लोगों ने जो है जवाब दिया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वास्को डगामा अराइव्ड एट कालीकट। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्को डगामा जो है, देखिए कहाँ से कैलिकट की बात कर रहा है। तो वास्को डगामा केप ऑफ गुड होप से, मैंने आप लोग को मैप में दिखाया था कि केप ऑफ गुड होप से जो है ये कैलिकट पे पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप कहाँ था? अफ्रीका का पार्ट है वो। तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए वास्को डगामा सी रूट के थ्रू कैलिकट पे पहुंचते हैं। अब कब पहुंचते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया। और एक और बात ध्यान रखें, कैलिकट पोर्ट पे जब ये पहुंचते तो वहां के जो लोकल रूलर रहते हैं जमोरिन, उनके द्वारा जो है वास्को डगामा का स्वागत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ए 1350 एडी, बी दिया हुआ है 1498 एडी, सी दिया हुआ 1530 एडी, एंड डी दिया हुआ 1612 एडी। चलिए कुछ सेकंड का आप लोगों को मैं टाइम दे रही हूँ, सो दैट आप जो है क्वेश्चन को, आंसर को जो है मार्क कर सकें। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है बी 1498। उम्मीद करते हैं जो भी लोग रिकॉर्डेड सेशन मेरा सुन रहे होंगे, सुनेंगे, जब भी आप सुनेंगे तो आप लोगों को जो है इसका जवाब पता होगा, बिकॉज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया दिया है हम लोगों ने। देखिए वास्को डगामा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचते हैं, कैलिकट पे। ये हम लोगों ने देखा कब पहुंचते हैं? 20 मई 1498। इन्होंने जो है वास्को डगामा ने ही एक्चुअली एक नया सी रूट डिस्कवर किया था, यूरोप से लेकर के आप कह सकते हैं इंडिया के बीच में। जब ये वास्को डगामा कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते तो उनका जो है स्वागत एक लोकल रूलर जेमोरिन के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी जब वास्को डगामा पहुंचते हैं भारत में, जब ये सी रूट डिस्कवर करते हैं, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि अदर यूरोपियन पावर्स इंडिया में अराइव होना शुरू होते हैं। वास्को डगामा ऑन 6, देखिए भारत इंडिया से जो है ये जो ब्लैक पेपर लेकर के जा रहे थे, काली मिर्च जिसे हम कहते हैं, ब्लैक पेपर लेकर के जा रहे थे, और यूरोप के मार्केट में जब ये उसको बेच रहे थे तो वहां पे आप देख सकते हैं 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट जो है ये अर्न कर रहे थे। अब इसकी वजह से जो है जब वास्को डगामा लेके जाते हैं और वहां पे बेचते हैं और 60 गुना जो है इनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। इस वजह से जो अदर
पुर्तगीज ट्रेडर्स थे उनको भी जो है इंकरेजमेंट मिलता है कि चलो अब हम भारत में चलते हैं, वहां से हम ट्रेड करेंगे एंड इन चीजों को जो है हम ले करके आएंगे अपने देश में और आप कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट में उसको सेल करेंगे। पुर्तगीज मर्चेंट्स एस्टैब्लिश देयर कमर्शियल फर्म्स इन इंडिया एट द पोर्ट्स ऑफ कैलिकट, गोवा, दमन दीव एंड हुगली। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा केम टू इंडिया। देखिए अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने जो है पुर्तगीज के बारे में पढ़ा था वहां पे सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक बार थोड़ा सा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के बारे में भी देख लेते हैं, इस आंसर के एक्सप्लेनेशन में ही एक्चुअली घटना चक्र में दिया हुआ है। फ्रांसिस्को डी अल्मीरा भारत में जो है 1505 में आता है एंड ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि पहला पुर्तगीज वाइसराय कौन था भारत में, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। एंड अल्बुकर की बात करते तो अल्बुकर जो है 1509 में जो है भारत में आता है। इसने क्या किया, गोवा को जो है बीजापुर के जो रूलर थे आदिल शाह उनसे जो है 1510 में एनेक्स कर लेता है एंड द पुर्तगीज मेंटेन गोवा एज द एपिसेंटर ऑफ देयर कल्चर एंड एंटिटी। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, Who was the real founder of the Portuguese power in India? अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। Who was the real founder of the Portuguese power in India? आपको देखने को मिल रहा है चार ऑप्शन है, वास्को डगामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डियास एंड डी दिया हुआ है जॉर्ज ऑक्सटन। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए कुछ सेकंड का टाइम अगेन मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है बी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए रियल फाउंडर के बारे में अगर पूछता है कि कौन रियल फाउंडर है पुर्तगीज पावर का भारत में, तो 1509 से लेकर के 1515 तक रहता है अल्बुकर्क एंड ही वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इसी ने जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर जो है भारत में पुर्तगालियों का जो किसने क्रिएट किया था, ये अल्बुकर्क ही था। देन थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि गोवा को जो है बीजापुर के जो सुल्तान रहते हैं उनसे 1510 में जो है ये गोवा को जो है कैप्चर कर लिया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा। मीन्स आप कह सकते हैं कि अल्बुकर्क के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जस्ट वेट, चलिए क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बन रहा है कि कौन वो मुगल एम्परर था जिसके समय में पहली जो है फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्टैब्लिश की गई थी भारत में। ए अकबर, बी दिया हुआ है जहांगीर, सी दिया हुआ है शाहजहां एंड डी दिया हुआ है औरंगजेब। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी 2008 और 2009 दोनों में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। देखिए दोनों में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब जो है 30 सेकंड का आप लोगों को मैं समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा एक बार जो है पेन डाउन एक पेपर में जो है इसके क्वेश्चन इसके आंसर को जो है आप लोग मार्क करने की। मैंने जो है दो पार्ट इसका कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, दो पार्ट में कवर हुआ है। तो देखिए वहां पे जो है सभी चीजों के बाद जितनी क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के समय में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश की जाती है। और देखिए हमने जो है कल ही बताया था कि मुगल टेरिटरीज के बाहर बेसिकली आप कहेंगे जो सबसे पहली फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश की गई थी 1611 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। अब देखिए
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टैब्लिश द फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द reign of the मुगल एम्परर जहांगीर इन मसूलीपट्टनम इन 1611। तो क्लियर हो गया होगा, 1611 में जहांगीर के पीरियड में मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा चीज, जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था सूरत में इस्टेब्लिश हुआ था, कब किया गया था? 1613 में। ये सभी पॉइंट्स जो है बच्चों हम घटना चक्र से कवर करें, एंड इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोगों ने घटना चक्र से ही लिया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मे बी आई थिंक रिपीट हो गया है, रिपीट किया हुआ है एक्चुअली 2 या 3 बार क्वेश्चंस यूपी, अगर हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन अपर सब ऑर्डिनेट में आया हुआ है या फिर लोअर सब ऑर्डिनेट में आया हुआ है या फिर किसी भी यूपी के एग्जाम में आया हुआ है तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, एक बार नहीं 3 या 4 बार भी जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने पहले इसके बारे में डिस्कस किया था कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, वास्को ड गामा, बी अल्बुकर्क, सी दिया बार्थोलोम्यू दियास, एंड डी दिया जॉर्ज ऑक्सीजन। देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब चलिए इसमें जो है मैं आप लोगों को टाइम नहीं दूंगी, सीधा सीधा मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा अल्बुकर्क, बी वाला जो ऑप्शन है अल्बुकर्क को जो हम रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया कहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? ए डच, बी दिया हुआ है इंग्लिश, सी दिया हुआ फ्रेंच, एंड डी दिया हुआ पुर्तगीज। अब एक चीज आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। यूपीपीसीएस मेंस 2007, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004, यूपीपीसीएस प्री 2000, यूपीपीसीएस प्री 1993, यूपीपीसीएस प्री 1990। अब आप देखिए 5 बार तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एंड वेरियस अदर टाइम भी जो है इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अब देखिए दोनों सेशन सुनने के बाद तो एटलीस्ट आप लोग अब इसका जवाब देने में जो है सक्षम होंगे कि हाँ वो कौन सा फर्स्ट यूरोपियन पावर था जो भारत में आता है ट्रेड करने के लिए। डच, इंग्लिश, सी फ्रेंच, एंड डी पुर्तगीज। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड का आप लोगों को समय दे रही हूँ, आप लोग प्लीज अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, मीन्स आप मार्क करके रखिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका सही आंसर है डी पुर्तगीज। पुर्तगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू मेडिवल इंडिया फॉर ट्रेड। हम लोगों ने पहले ही देखा था 1498 में वास्को ड गामा भारत में केप ऑफ गुड होप से जो है कैलिकट पोर्ट पे पहुंचते हैं, जहां पे उनका स्वागत वहां के लोकल रूलर जेमोरिन के द्वारा किया जाता है। वास्को ड गामा जब भारत में पहुंचते तो वहां पे जो है अपने साथ 3 शिप्स लेकर के आए रहते हैं। उन शिप्स को जो है आप कह सकते हैं कौन जो है गाइड कर रहा था या फिर लीड कर रहा था, तो गुजराती रूट गाइड था अब्दुल मजीद, वही जो है उसको लीड कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन था कि कौन पहले अराइव हुआ है भारत में, अब जो रिमेनिंग है उनके बारे में भी हमारा देखना फर्ज बनता है। देखिए पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच। पुर्तगीज केम टू इंडिया इन 1498 और सबसे लास्ट में जाने वाले हैं ये पुर्तगीज, ध्यान रखिएगा। 1961 में जो ये पुर्तगाली भारत से वापस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। अब यहाँ पे जो है 4 नाम दिए हुए, इसमें से जो कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, ये देखिए डी अल्मीरा यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा की हम बात कर रहे हैं, अल्बुकर्क की बात कर रहे हैं, ड्यूप्लेक्स की बात कर रहे हैं, देन रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों चलिए क्वेश्चन 30 सेकंड का आगे नाम, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम, यहाँ पे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा जब भी आप सेशन सुनिएगा चैट बॉक्स में जो है इसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या। इसका सही आंसर बच्चे फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, यानी कि डी अल्मीरा की जो हम बात कर रहे हैं ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं से जुड़ा हुआ है।
देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही शुरू किया गया था, और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अरेबियन सी और इंडियन ओशन में ट्रेड करने का सिर्फ एकाधिकार, आप कह सकते हैं होल सोल राइट, जो है पुर्तगालियों के ही हाथ में रहेगा। पुर्तगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। यही ब्लू वाटर पॉलिसी सी। एग्जाम से जो है सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा मेंस में कि व्हाट वाज द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पारसी इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल वाइब देखिए अब क्या कह रहा है कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन था हुगली, उसको जो है पारसी के लिए जो है यूज किया था। किसके समय में, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा, डेनिश के द्वारा, या फिर जो है ब्रिटिश के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी था आईएएस प्री 1995 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बच्चों इसका सही आंसर मैं आप लोग को बताती हूँ। इसका सही आंसर है पुर्तगीज। पुर्तगीज के समय में ही हुगली को यूज किया जा रहा था बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। घटना चक्र से सभी क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन को हम लोगों ने कवर किया है। पुर्तगीज यूज्ड हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 1631-32 की हम बात करते, जब कासिम खान जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल था शाहजहां के समय में, उसने इनफानी सबड्यूड एंड इम्प्रिजन थाउजेंड्स ऑफ पुर्तगीज। ये जो पायरेसी के रूप में, जो है पायरेट्स के रूप में इसको इस्तेमाल किया, आप कह सकते हैं जो है बेस ऑफ पायरेसी के रूप में जो हुगली रीजन को इस्तेमाल किया जा रहा था, उसकी वजह से जो है जो गवर्नर ऑफ बंगाल था कासिम खान ने, उसने क्या किया, बहुत सारे पुर्तगालियों को जो है जेल में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ द इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में जो है, भारत में एम्परर कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म की जा रही थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां एंड डी औरंगजेब। यूपीपीसीएस प्री 2012 एंड यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए मैं आपको जो अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। देखिए इन सभी पॉइंट्स के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, एंड मैं कोशिश करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल सभी टॉपिक्स की थियरी पार्ट को कवर करने की। उसके बाद जो हम घटना चक्र का सीरीज शुरू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट बुक प्ले। ये जो बुक है घटना चक्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्चुअली यूपीएससी में एज वेल एज अपर यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स। तो वहां से जो है सभी चीजों को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है ए अकबर। अकबर के समय में ही जो है, उस समय भारत में अकबर रूलर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में फॉर्म किया जा रहा था। सम मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज, ये हम लोगों ने बात किया था कि यूरोप में, लंदन में जो है कुछ मर्चेंट्स मिल करके जो है एक कंपनी को फॉर्म करने की कोशिश करे, कंपनी फॉर्म करे थे, जो बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना आता है। उस समय भारत में जो एम्परर रहते हैं वो कौन रहते हैं? अकबर रहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। इन कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। In the time of which Mughal emperor did English East India Company establish its first factory in India? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या क्वेश्चन पढ़ा कि भारत में वो कौन एम्परर था जब लंदन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फॉर्म किया जा रहा था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के में वो कौन मुगल एम्परर था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है। चार ऑप्शन दिया, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां एंड डी औरंगजेब। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी 2008 और 2009 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इन इजी क्वेश्चंस का जो है आप इजीली जो है आंसर दे सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप खुद ही देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर का पीरियड था जब भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की जाती है।
English East India Company established its first temporary factory in India during the reign of Mughal Emperor Jahangir in Masulipatam in 1611। जो फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री थी स्टैब्लिश की गई थी सूरत में 1613 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा होप सो। इन द ईयर 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory trading post। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों से। 1613 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में किस जगह अपनी फैक्ट्री या फिर ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी गई? ए बैंगलोर, बी मद्रास, सी मसूलीपट्टनम एंड डी सूरत। अब देखिए बच्चों, अभी 2008 और 2009, अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग देखिएगा। ये जो सूरत की एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, आप 2008 और 2009 में जो है हम लोग देखने को मिल रहा कि फर्स्ट फैक्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा था। वहीं जब हम एक्सट्रीमली सॉरी, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, वहीं जब हम 1613 की हम बात करेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है कि ये अपनी फैक्ट्री जो है कहाँ पे मीन्स देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि बार बार पूछ रहा कि ये फैक्ट्री कब स्टैब्लिश किया गया था, रूलर कौन था इस समय, या फिर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, बैंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। इसका सही आंसर है बच्चों डी सूरत। 1613 में जो सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैक्ट्री स्टैब्लिश किया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। इन द ईयर 1613 English East India Company was given the permission to set up a factory trading post in Surat। एक लास्ट, आई थिंक दिस वन, जस्ट वेट, एक क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इंडिया। देखिए हम लोगों ने जब हम फ्रेंच के बारे में डिस्कस करे तो वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि लुइस 14 का एक मिनिस्टर रहता है जिसके एफर्ट से ही जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो है आप कह सकते हैं कैंपेन डे इंडस ओरिएंटल्स जो कंपनी का नाम रहता है वो भारत में स्टैब्लिश किया जाता है। ए रिशेल्यू, बी मैजरिन, C. Dewey Colbert, Mazarin then Colbert in Didier Franco Martin। यूपीपीसीएस मेंस 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 30 सेकेंड का मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है कोलबर्ट। वो कोलबर्ट ही था, लुइस 14 का मिनिस्टर था जिसके एफर्ट से जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित किया जाता था। कंपनी कैंपेन डैश इंडस ओरिएंटल्स वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलबर्ट इन 1664 में जिस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता है एंड इसे ही एक्चुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर कहा जाता है। आज का हमारा सेशन बच्चों यहीं पे एंड होता है। देखिए एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, पार्ट 1 को भी जो है इस सेशन के बाद पार्ट 1 को भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से चीज